मॉर्निंग सर। सर एक क्वेश्चन था। गुड मॉर्निंग तो कर ले पहले, फिर कर लियो क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। ये जो 20 नंबर है ना आपके प्रैक्टिकल के, ये सारे गुड मॉर्निंग के तो हैं। सर असाइनमेंट ना लिखे फिर। फिर सर असाइनमेंट ना लिखे, वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है ना, उससे करने से क्या होता है, असेसमेंट है। सर पूछ ले क्वेश्चन। हाँ यस प्लीज प्लीज प्लीज। सर जैसे कि ये ट्रेड प्रैक्टिसेस है, हम जो है ब्लैंक चेक लेते हैं सामने वाली पार्टी से, कहीं जो बिजनेस वाले होते हैं, तो उस पे जो सिग्नेचर किए हैं उस पार्टी ने, अपने ओरिजिनल सिग्नेचर ना करके डिफरेंट सिग्नेचर कर दिए, तो क्या इसमें भी उसके ऊपर कोई पेनल्टी पड़ सकती है? जैसे कि अदरवाइज अगर जो पेमेंट नहीं करेगा तो चेक बाउंस हो जाएगा, बट अगर जो वो सिग्नेचर ही फेक कर दे तो उस केस में क्या होएगा? नहीं फिर वो तो आपका वो हो गया ना, क्रिएटिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट हो गया। 193 की प्रोसीडिंग आप स्टार्ट कर सकते हो, 191 से 193 इंडियन पीनल कोड में स्टार्ट कर सकते हो। और मतलब उस चीज के ऊपर भी हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, जो आपके एक ओरिजिनल सिग्नेचर है, देखो एक तो इंटेंशनल मतलब मिलते जुलते हैं, और एक बिल्कुल ही डिफरेंट कर दिए, मतलब नाम लिख दिया सिंपल, जबकि साइन कुछ और करते थे, तो दैट इज क्रिएटिंग ए फॉल्स डॉक्यूमेंट। और सर उसके लिए जो चेक होता है, एक तो चेक होता है जिसमें हमारा नाम लिखा होता है, अकाउंट नंबर, और एक सिंपल चेक बुक होती है, तो उसमें सिंपल तो चलते ही नहीं ना। अब तो वो मतलब आरबीआई की गाइडलाइंस है, मतलब वो प्रिंटेड ही होना चाहिए अकाउंट, नाम, नंबर वगैरह सब। हाँ क्या कह रहे थे? नहीं सर, जैसे अर्जेंट बेसिस पे चाहिए होती है तो उस टाइम वो सिंपल वाली भी इशू कर देता है बैंक कई बार। हाँ ऑन द स्पॉट। हाँ वो हाँ। तो सर उसके लिए जो वो उसका अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, वो वाली मैंडेटरी होगी या दोनों में से कोई भी हो, बस उसके सिग्नेचर होने चाहिए? और वो अगर जो फेक है तो वो रिस्पॉन्सिबल है उस चीज के लिए, वो पर्सन? विड्रॉल चेक जो है ना, या विड्रॉल फॉर्म वहाँ पे अगर हम कराते हैं, तो जैसे बैंक देता है, तो वहाँ पे अगर वो रॉन्ग सिग्नेचर करता है, या जो क्लियर नहीं होगा उस केस में, क्योंकि वो तो सिग्नेचर तो मैच करेंगे ही करेंगे, और वो बाउंस हो जाएगा। और हमें मतलब बाउंस होना, वहाँ पे चेक बाउंसिंग जो है वो सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, आप इसको नोट कर लो, सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसको अपने कोर्ट की लैंग्वेज में 38 एनआईए का केस बोलते हैं, 138 ना बोल के 38 बोलते हैं, 38 एनआईए। तो उसमें मतलब क्या होता है, डबल द अमाउंट और 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट है। और वो जो चेक अगर आप वहां पढ़ेंगे, तो वो चेक बाउंसिंग चाहे किसी भी रीजन से हो, चाहे इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स हो, चाहे आपके सिग्नेचर की वजह से हो, दैट हार्डली मैटर्स, दैट पर्सन विल बी रिस्पॉन्सिबल। और सर जो डिले हुआ है और जो कोर्ट की फीस पे करनी पड़ी है, तो उस पे वो इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी कोर्ट, कि इतना टाइम डिले हुआ तो उसके ऊपर इंटरेस्ट के साथ वो अमाउंट प्रोवाइड करवाएगी विक्टिम को? वो दैट डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस। ऐसे हम हार्ड एंड फास्ट नहीं कह सकते कि भी ये करना ही करना पड़ेगा। हालांकि वकील के पास कोई जाएगा तो वकील तो यही कहता है 9% इंटरेस्ट दिलाऊंगा, 8.5% दिलाऊंगा, 10% भी हो सकता है, 9% तो होगा ही होगा। तो वो तो हमारा काम है, मतलब बूस्टिंग डोज देना क्लाइंट को, ठीक है ना। वो तो मैंने आपको पहले दिन बताया था कि मना तो करना ही नहीं, चाहे कोई केस में जाना हो चाहे ना हो, है ना। नॉट बिकॉज के वी वांट टू अर्न मनी, बट जस्ट बिकॉज वी आर ए बूस्टिंग डोज to our client. Thank you, sir. Okay. So should we start?
today we will be taking up Indian Partnership Act 1932. तो एक आपका चैप्टर होता था चैप्टर 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, उसको हमने एज इट इज उठा के एक नया एक्ट बना दिया जिसका नाम रखा हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और इट केम इनटू फोर्स ऑन 1st of October 1932। 1/10/32 लिख लेंगे ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी रहे। तो 1/10/32 हमने लिख लिया। 1st of October 1932। कोई भी ऐसे मतलब एक जो मेमोरी की ना टेक्निक है बड़ी, आप माइंड पावर चैम्बर्स उदयपुर सर्च करेंगे ना गूगल पे, तो इन 1996-97 आई डिड मेमोरी कोर्सेज ऑफ 6 months फ्रॉम देयर। उनका बड़ा एक बूम चला था। दैट फेलो वाज लाइक इन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड अदर थिंग्स। फिर आपके ये अभी आई एम फॉरगेटिंग द नेम, जो अभी ये इस पे कोरोना पे काफी बोलते हैं, अपोजिट बोलते हैं वो इसके, दैट फेलो डॉक्टर इज आल्सो फेमस फॉर मेमोरी। तो उन्होंने ये चीज सिखाई थी कि कोई भी रैंडम आप निमोनिक्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम इंद्रधनुष के लिए मतलब हम विबग्योर बनाते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ऐसे कोई भी आप रैंडम नंबर जो आपकी मेमोरी से कोरिलेट करता हो, तो उससे आपकी मेमोरी इज आल्सो ए मसल। फर्स्ट टाइम आई केम टू नो अबाउट दिस इन 1996, and it has to be rehearsed, it has to be exercised like any other muscle, and there is no such thing as God gifted memory. It's all about techniques and exercising it again and again. So partnership basically is a creation of contract. So first thing you need to know is that this is a special contract, and therefore this contract is also governed by the General Law of Contract, that is section the Contract Part 1 and Contract Part 2, as well as provisions of Partnership Act. So what is the nature of partnership? Nature of partnership is basically, it's a form of business. Basically, partnership is a form of business, and there more than one person join together. That means at least 2 persons are required for creation of partnership. So one thing you need to know is that in banking business, there can be a maximum of 10 partners. Any other category there can be maximum of 20. And if the number exceeds 20, in that case you have to engage for company. There is no other option. If number exceeds 20, you should go for the company. And in private company there can be a maximum of 50 members. In private company there can be a maximum of 50 members, and in case of a public company there is no such limit.
50 members, and in case of public company there is no such limit as such. Now if you see the limitation very closely, सर गुड मॉर्निंग सर। सर 10 प्लस पावर सब होगा ना, सब कंपनी में आएगा 10 प्लस पावर। आप है ना वो लेबर लॉस की बात कर रहे हो, आप उसको भूल जाओ अभी यहाँ पे। ओके। So in this scenario, if you see the limitation closely, why such restrictions are imposed, that a maximum of 10 in case of banking and maximum of 20 in case of any other, because there may be chances that people they go for only partnerships and they do not go for company, and if they go for company it directly comes under the Ministry of Corporate Affairs, and you have to prepare your balance sheet and you are accountable to ministry also. And actually when you form a company, you contribute in the development of national economy. Partnership as such is not that much of contributing as the companies. So we should encourage people to form company rather than partnership. But since the people they have to start small, partnership is a good option. Because I always say that aim high but start small. Take smaller steps. Do not go for a big hit right away. So for creation of partnership, we need to refer section 4. Section 4 of our Indian Partnership Act 1932. So section 4 provides for essentials of partnership. What are essentials? Section 4. Essentials, section 4. So let me read section 4 for your convenience. It says that partnership is the relationship between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. अब जैसे आप है ना यहाँ जाओगे, राहुल आईएएस है या एम्बिशन है मुखर्जी नगर में, जो आपको प्रिपरेशन कराते हैं आईएएस की या जुडिशरी की, अब उनका एक रटा रटाया डायलॉग है, बेयर एक्ट पढ़ना सीखो, बेयर एक्ट पढ़ना सीखो। और मैं हमेशा कहता हूँ बेयर एक्ट प्लस ए गुड बुक। अब इस सेक्शन को आप पढ़ लो। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब इसमें पढ़ के आप क्या निकालोगे, कैसे इस सेक्शन को आप इंटरप्रेट करोगे, क्या डेफिनेशन है? इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो देयर इज ऑलवेज ए नीड ऑफ ए गुड बुक, गुड टेक्स्ट बुक। और रेफरेंस बुक भी आपको स्टडी करनी चाहिए साथ साथ में टेक्स्ट बुक के। जैसे कि जो कॉन्ट्रैक्ट में ना एनसन है, ANSON, एनसन, ANSON, एनसन, एनसन्स लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो वो आप कभी मौका मिले, लाइब्रेरी में है, मंगवा रखिए, या आप अमेजन से भी मंगवा सकते हैं। तो जब आप रेफरेंस बुक पढ़ते हैं, एनसन वो आदमी था जिसने कंसिडरेशन की डेफिनेशन दी थी वे बैक इन 18th सेंचुरी। और जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन में है एवी डाइसी है, एवी डाइसी वाज हु? एवी डाइसी वाज द वन हु कंसेप्चुअलाइज्ड राइट टू इक्वालिटी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द ग्लोब। ही वाज द फर्स्ट फेलो। जो हमारा आर्टिकल 14 है सारे का सारा उसके कंसेप्ट पे बेस्ड है। पूरी दुनिया में जो समानता की बात होती है, इक्वालिटी की बात होती है, वो उस आदमी की देन है, एवी डाइसी की। ऐसे आप मोंटेस्क्यू है फ्रांस के, उनको स्टडी करिए। ये अमेरिकन जो जुडिशरी का मॉडल है या जो हमारा जुडिशरी का मॉडल है सारा उन्हीं पे बेस्ड है। आर्टिकल 50 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है, आर्टिकल 50 मोंटेस्क्यू,
So Behral, section 4, it talks of essential of partnership. Number one is an agreement. तो डेफिनेशन से हम निकालते हैं कि पहला काम क्या है, एक एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन्स who want to be partners. Number two, carrying on business. Now this agreement is for only and only for carrying the business. Number three, what is the motive of this business? That is sharing the profits. Sharing the profits. And number four, and the most important of them, is mutual agency. Mutual agency. Mutual agency means that 1 is equal to 11, that one partner can bind the another partner and the whole firm. Firm is nothing. Here partnership firm is not a separate entity. Partnership firm is simply a collection of all the partners. Right? But for income tax purposes, partnership firm is a separate entity. ये आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है कि whether partnership firm as a separate entity, answer is no. But in cases of income tax, that a firm has a separate existence. So पार्टनर की इनकम पे भी टैक्स लगेगा, फर्म की इनकम पे भी टैक्स लगेगा. And partnership firm is not separate from partners. I told you, it's a collection of all the partners. So इसलिए पार्टनरशिप का सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि अगर पार्टनरशिप फर्म की देनदारी होती है तो पार्टनर्स के मकान तक बिक जाते हैं, क्योंकि उनकी जो लायबिलिटी है वो पर्सनल होती है, पर्सनल एंड ज्वाइंट लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की. तो सबसे पहले स्टार्ट करें एग्रीमेंट की बात. पार्टनरशिप it arises from an agreement. Partnership it arises from an agreement and so इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्शन 10 जो है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके सारे एसेंशियल्स पूरे होने चाहिए. सेक्शन 10 और such agreement may be express or implied. और जो रिलेशनशिप है हमारा पार्टनर्स का, उसका बेस क्या है, एग्रीमेंट है, ना कि और कोई रिलेशन. और दैट सेपरेट्स पार्टनरशिप फ्रॉम कंपनी and from HUF, that is Hindu Undivided Family, that we will take later on. That sometimes we become a member of an organization by status. How that is possible, we will take thing later on. So basically agreement, you have to see all the essentials and so since section 10 is to be observed, section 10 of Indian Contract Act, all the partners, they have to be competent to contract under section 11 and 12. A person of unsound mind, minor, they cannot become partners.
but a minor can be admitted to the benefits of partnership. We will take this thing later on, minor concept in partnership, but for now, please make it clear in your mind that a minor or a person of unsound mind cannot become partners because they are not competent to contract, but a minor may be admitted to the benefits of partnership. That's a separate thing. मान लीजिए उसके फादर की डेथ हो गई, that son is very like below 18, so that minor may be accepted that the shares of the deceased partner may be given to the uh, children of that fellow partner who is no more. So whether there can be a partnership between two firms, कुछ tricky questions हैं. Whether there can be a partnership between two firms, two partnership firms, answer is no. इसके लिए आंसर आपको कैसे, यहाँ पे क्या है ना, लॉजिक इज मैजिक. लॉ के अंदर लॉजिक निकालना पड़ता है. लॉजिक इज मैजिक. लॉजिक इज मैजिक. लॉजिक क्या है कि जो आपका पार्टनरशिप फर्म है, दैट इज नॉट ए सेपरेट एंटिटी, एंड देयरफॉर आप जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ेंगे पर्सनैलिटी. दो तरह के पर्सन होते हैं, एक होता है नेचुरल पर्सन, ह्यूमन बींग्स, एक होता है लीगल पर्सन. जैसे आपका यूनिवर्सिटी है वो लीगल पर्सन है, यूनियन ऑफ इंडिया एक लीगल पर्सन है. सो कंपनीज लीगल पर्सन होती हैं, बट पार्टनरशिप फर्म्स आर नॉट लीगल पर्सन. these firms they do not have separate legal existence, therefore there cannot be a partnership between two firms. Now that is again a disadvantage of partnership, that you want to go for like extension of business, then you need to go for company only. So whether there can be partnership between two companies, of course yes, because company has a separate existence and therefore company may be going for partnership with another company. Now whether an insolvent person, section 11 of Indian Contract Act that for competency of contract there are three conditions. One is he should be of major age, he should be of sound mind, and he should be otherwise not disqualified. That means he should not be insolvent. Now section 34 of Partnership Act very clearly, section 34 very clearly says that only a solvent person can be a partner. So insolvent person cannot become a partner. As soon as a person goes for insolvency, he ceases to be a partner. सिविल डेथ बोलते हैं इसको. मतलब जो आदमी अपना पैसा लेके चुकाता नहीं, जो आदमी लेन देन में अच्छा नहीं है, तो सिविल सोसाइटी में उसको डेड मान लेते हैं, भाई ही इज ऑफ नो यूज टू अस. Now, number 2. Let it be like in number 1, let it be more clear, and let us go for the very essential difference. Yes, difference between partnership and joint family. आपका एक सवाल आएगा 101%, that is divine partnership, number 1, and what is the difference between partnership and HUF, Hindu undivided family और Hindu joint family, and company. पार्टनरशिप और ज्वाइंट फैमिली में क्या डिफरेंस है, और पार्टनरशिप और कंपनी में क्या डिफरेंस, ये सवाल आपका पक्का आएगा.
स्टार्ट करें डिफरेंस। जो पहला है कि जो हमारा बेसिस है, व्हाट इज द बेसिस, डिफरेंस ऑफ बेसिस। पार्टनरशिप के अंदर एग्रीमेंट है और वहां पे हिंदू ज्वाइंट फैमिली में स्टेटस है। यू बिकम ए मेंबर, भाई तो मेरे बाप को नहीं जानता तो वो तो बाप है ना, भाई तेरी क्या औकात है वो बताओ, हमारी फैमिली ये, तो दैट यू बिकम ए मेंबर ऑफ द फैमिली जस्ट बाय द बर्थ, दैट इज स्टेटस, वहां पे एग्रीमेंट। नंबर 2, कंसेंट। न्यू मेंबर इंट्रोड्यूस करना है ज्वाइंट फैमिली, उसमें पार्टनरशिप में, तो कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर नीडेड, बट इन केस ऑफ ज्वाइंट फैमिली नो सच कंसेंट इज नीडेड, क्योंकि जैसे ही बर्थ होगा वो मेंबर बन जाएगा। नंबर 3, म्यूचुअल एजेंसी होती है पार्टनरशिप फॉर्म में, लेकिन ज्वाइंट हिंदू फैमिली में नहीं होती है। इनफैक्ट इंडियन ज्वाइंट फैमिली सिस्टम इज द एपिटोम ऑफ मोनार्की, अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस। कर्ता ऑफ द फैमिली डिसाइड्स ऑल द थिंग, उसके बाद फिर जो ताऊ जी बन जाते हैं, फिर चाचा जी बन जाते हैं, जो को पार्सनली सिस्टम था। और राइट टू इक्वालिटी की हम बात करते हैं, आर्टिकल 14 की, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में बना था, और 2006 में जब आपका सेक्शन 6 का अमेंडमेंट हुआ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में, तो फिर भारत के संविधान में निर्माताओं के जो वंशज थे उनको याद आया कि भी बेटियां भी समान अधिकारी हैं बाप की संपत्ति में, दादा की संपत्ति में। लड़कों ने कोई ऐसे फूल नहीं हुआ रखे खानदान में कि भी उन्हीं को सारी संपत्ति देंगे हम। फर्स्ट टाइम यू सी दैट एक्ट वाज मेड इन 1956, और 2006 में जाके लड़कियों को समान अधिकार मिला। दादा लाइफ प्रॉपर्टी, जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में को पार्टनरी प्रॉपर्टी बोलते हैं, जो कि आपके फादर ने नहीं कमाई, उनके पूर्वजों ने कमाई थी, चाहे वो दादा हो या कुछ हो। उस प्रॉपर्टी में ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन दोनों का बराबर का अधिकार है। ये 2006 के अमेंडमेंट है। तो तीसरा हुआ म्यूचुअल एजेंसी। पार्टनरशिप फॉर्म में म्यूचुअल एजेंसी होती है, लेकिन हिंदू ज्वाइंट फैमिली में आपका कर्ता इज द ओनली सुप्रीम पर्सन, और वो जो करता है वही सही है। और नेक्स्ट, now in case of joint family, the person is liable only up to the share of property। मान लीजिए कोई लाइबिलिटी डिसाइड होती है फैमिली की, तो जो उसका है 2-4 कमरे मान लीजिए, या 2-4 खेत अगर उसके हिस्से आ रहे हैं तो उतनी ही उसकी लाइबिलिटी है। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप आई टोल्ड यू दैट लाइबिलिटी इज पर्सनल एंड ज्वाइंट। तो जब तक वो पैसा पूरा नहीं हो जाता, चाहे उनके मकान बिके या खुद बिके, पूरा करना पड़ेगा। डेथ, नंबर 5, partnership is dissolved on the case of death of a partner, but that's not the case in case of joint Hindu family। ये 5 डिफरेंस हुए पार्टनरशिप फॉर्म और ज्वाइंट फैमिली के। ये पक्का आएगा, आप याद रखिए इसको। पार्टनरशिप और कंपनी का जो डिफरेंस है, तो सबसे पहली बात तो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस कंपनी की है, पार्टनरशिप फर्म की नहीं है। नंबर 2, कंपनी इज फॉर ऑल द टाइम्स, जिसे हम कहते हैं लॉन्ग लिव द किंग, किंग नेवर डाइज। अगर आपने अपना नाम चमकाना है ना, यूएसए में द पीपल दे आर फेमस फॉर क्रिएटिंग कंपनीज, तो यू शुड गो फॉर ए कंपनी। वो सदा के लिए है, मतलब एक बार बन गई तो दैट इज ए सेपरेट लीगल पर्सन। बट ए पार्टनरशिप फर्म इज नॉट फॉर ऑल टाइम्स, you can put an end together, or a person dies and the whole partnership firm gets dissolved।
can transfer your share in case of a company, but that is not the case in case of partnership. You cannot substitute another person. And once again, that the minimum number in case of banking is 10. In case of any other partnership category, it is 20. In case of private company, it is minimum 2, maximum 50. And in case of public company, the minimum is 7 and maximum is no limit as such. So this is it for today. आज के लेक्चर में कोई डाउट हो तो बताइए. इसके 3 एसेंशियल्स रहते हैं, दैट वी विल टेक लेटर ऑन. एग्रीमेंट हमने कर लिया है. एग्रीमेंट की वजह से ही मैंने आपको ज्वाइंट फैमिली और जो कंपनी है उनके साथ